तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गति का दूसरा नियम। गति का कौन सा नियम? दूसरा। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के गति का दूसरा नियम देखेंगे। इसमें सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन, मतलब कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस वस्तु पर लगे बल के दिशा में होता है। इसका परिभाषा आप लोग यूं लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। बल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब बताया था ना आप लोगों को, एक के बढ़ने के बाद दूसरा भी बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं? समानुपाती। और एक के बढ़ने के बाद दूसरा घटे तो उसको व्युत्क्रमण। समझ में आ गया ना? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस वस्तु पर लगे बल के दिशा में होता है। यह परिवर्तन बल के दिशा में होता है। अच्छा देखिए, ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा ना। इसको समझने के लिए आप लोग पढ़े, परिभाषा हम लोग कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहला बात है कि संवेग क्या है। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। अर्थात हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी वस्तु के संवेग P बराबर क्या होता है? mv। उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग। अगर कोई वस्तु है उसका प्रारंभिक संवेग P1 है, किसी वस्तु का अंतिम संवेग क्या है? P2 है। इसका हम लोग अंतर निकालेंगे तो P2 माइनस P1 होगा ना, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। समझ में आ रहा है? चलिए अब इससे हम लोग थोड़ा सा इसी के आधार पर आगे बढ़े। तो ये परिभाषा के अनुरूप हम लोग चले, सूत्र बनाने का प्रयास करें। तो परिभाषा कहता क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर। तो किसी भी वस्तु का ये संवेग हो गया ना, एक में से दूसरा को घटा देंगे तो उसका परिवर्तन निकल जाएगा। इसमें समय से भाग देंगे तो दर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। देख लिया? इतना बड़ा परिभाषा को हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्म में कैसे दर्शा दिए, बस क्यों समझ में आ गया तो ये काफी है परिभाषा के लिए, नहीं हो जाएगा? अच्छा, अगर इसको हम मिटा दें, इसको हटा दें, केवल इसको हम लोग देखें तो परिभाषा नहीं याद कर सकते हैं? बोलो है ना? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। मतलब किसी वस्तु पर जितना ज्यादा बल लगेगा ना, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उतना ही ज्यादा। समझ में आ रहा है? किसी वस्तु पर जितना ज्यादा बल लगेगा तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चल अब देखिए, इसको इसी के आधार पर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। इसको और छोटा करके लिखते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। समझ में आ गई ये? बोलो हाँ या ना? आगे बढ़ा जाए। अगर इसको समानुपाती इसको हटाना चाहते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट मतलब कि नियतांक जोड़ना पड़ता है। हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। F बराबर K इंटू P2 माइनस P1 बटा P। नहीं हो जाएगा? बोलो है या ना? अच्छा, कहीं किसी को समझ में नहीं आएगा कैसे? तो ये K एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि नियतांक होता है। कांस्टेंट मतलब नियतांक। इस नियतांक को जोड़कर हम लोग समानुपाती जो होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको हटाकर हम लोग बराबर का चिन्ह आराम से लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? अब इससे आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। यह परिवर्तन उस बल के दिशा में होता है।
अरे कोई वस्तु है, उसको इधर हम ठेलेंगे तो इधर भागेगा, कहाँ जाएगा? जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उसी दिशा में न जाएगा। तो बस ये तो परिवर्तन बल के दिशा में होता है, तो इसमें तो समझने की कोई बातें नहीं, कोई बात है? समझने का खेला है मात्र ये 2 लाइन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। मतलब किसी कोई भी वस्तु होगा, उस वस्तु पर हम लोग जितना बल लगा दे, जितने ज्यादा बल लगाएंगे, उस वस्तु के संवेग के परिवर्तन के दर उतना ही क्या होगा? ज्यादा। संवेग के परिवर्तन के दर मतलब समझ में आ रहा है क्या? मतलब देखिए, अगर कोई ये एक स्थान है, ये दूसरा, समझ में आ गया? इसको हम लोग बोल देते हैं P1 और इसको बोल देते हैं P2, बोल दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर हम वस्तु को क्या लगाते हैं? बल। क्या लगाते हैं? बल। तो जितना तेजी से बल लगाएंगे वो वस्तु उतना ही जल्दी यहाँ से यहाँ आएगा, उतना ही ना तेज में आएगा। अच्छा, अगर आराम से बल लगाए तो आराम, नहीं देख रहे हैं? बल तेज तो गति भी तेज, बल कम तो गति भी कम। मतलब कि इसका गति कंची पर निर्भर कर रहा है? बल। कंची पर निर्भर कर रहा है? बल। इसका मतलब तो समझ में आ गया ना कि बल और गति आपस में क्या है? समानुपाती। मतलब बल बढ़ रहा है तो गति भी, बल घट रहा है तो गति भी। समझ में आ गया? तो इसी को क्या कहते हैं? संवेग। अच्छा देखिए, इसका परिवर्तन की दर निकालेंगे। अरे तो नहीं पढ़ा है कि प्रारंभिक अंतिम वेग भी माइनस प्रारंभिक वेग u बटा समय अंतराल t, इसी को क्या कहते हैं? त्वरण। नहीं पढ़ा है? पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है ना? तो सेम उसी प्रकार इसमें किसी कोई दिक्कत? संवेग परिवर्तन समझ गए ना? तो किसी वस्तु पर जितना ज्यादा बल लगाएंगे उसका संवेग परिवर्तन का दर उतना ही क्या होगा? ज्यादा। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अच्छा, इसी के आधार पर इससे आगे हल किया जाए। देखिए, अच्छा आप लोग पढ़े हैं संवेग P बराबर क्या होता है? mv। संवेग किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। अर्थात P बराबर mv। देखिए, अगर ये तो मूल सूत्र हो गया ना। अगर इससे आगे बढ़े, P1 बराबर 1 है तो प्रारंभिक वेग लेंगे, 1 है तो प्रारंभिक, तो द्रव्यमान तो उसका वही रहेगा ना। प्रारंभ में प्रारंभिक वेग को किसे सूचित करते हैं? u से। तो यहाँ v की जगह पे u कहाँ से? समझ में आ गया? कैसे? ये वेग है, v क्या है? वेग। यहाँ u जो है प्रारंभिक वेग। अच्छा, P2 निकाले तो mv, m तो द्रव्यमान है, ये तो नियत रहता है ना। ये पहला निकाले हैं तो पहला वेग और दूसरा निकाले हैं तो दूसरा वेग। दूसरा वेग मतलब कि अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग। समझ में आ गया? तो P1 की जगह पर mu और P2 की जगह पर mv रख सकते हैं, बोलो। तो F बराबर K इक्वल टू P2 की जगह पर mv, माइनस है तो माइनस, P1 की जगह पर अब बटा T है तो T। यहाँ से K इक्वल टू दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है। F बराबर K, अब फिर देखो तो यहाँ में दोनों में m कॉमन हो जाएगा, m। तो m इक्वल टू v माइनस u बटा t। तुम लोग पढ़ा है शुद्ध गणितीय समीकरण त्वरण एक्सेलरेशन, a बराबर v माइनस u बटा t, a बराबर v माइनस u बटा t। अच्छा, जहाँ जहाँ a होगा वहाँ हम लोग v माइनस u बटा t लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ v माइनस u बटा t होगा वहाँ a लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखो तो v माइनस u बटा t है, इसके जगह पर केवल a लिख दें। तो f बराबर k है तो k, m है तो m, इसके जगह पर a। जो k का मान होता है ना कांस्टेंट, k मतलब क्या? कांस्टेंट। तो f बराबर a का गुने m गुने a। अच्छा, आप लोग कहिएगा कहाँ से भाई? तो कांस्टेंट जो k का मान, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट r भी हो सकता है, p भी हो सकता है, k भी हो सकता है। तो कांस्टेंट का मान हमेशा कितना होता है? a। तो यहाँ पर अगर k का मान 1 रखेंगे तो यहाँ f बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m a। यही हमारा हो गया बल का सूत्र, बल का सूत्र। किसी को दिक्कत? सब लोग समझ चुके हैं? गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि F समानुपाती P2 माइनस P1 बटा T। समझ में आ गया? इसी के प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। तो कांस्टेंट, ये समानुपाती हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिए, बाकी जैसा है वैसा उतार दिए। आप लोग पढ़े P बराबर mv। P बराबर mv मतलब कि ये संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तो संवेग पहिलका संवेग बराबर द्रव्यमान तो वही रहेगा, पहिलका दूसरा का द्रव्यमान थोड़ा ना होगा। तो पहिलका संवेग बराबर द्रव्यमान गुने पहिलका वेग। अच्छा, दूसरा का संवेग बराबर द्रव्यमान गुने दूसरा का वेग।
तो जहाँ जहाँ P1 है वहाँ वहाँ P1 का मान रख दिए, जहाँ जहाँ P2 है वहाँ वहाँ P2 का मान रख दिए। अब हम लोग इसमें देखें कि दोनों में क्या कॉमन है, M को कॉमन ले लिए तो V है, तो V कॉमन मतलब इससे भाग देना, तो M से भाग देंगे तो M तो कट जाएगा, क्या बचेगा V, माइनस है तो माइनस, MU में M से भाग देंगे तो M कट जाएगा, क्या बचेगा U, अब बटा T है तो T, समझ में आ रहा है। फिर F बराबर K है तो K, M है तो M, यहाँ के जगह पर आप लोग पढ़े ये फॉर्मूला A बराबर V माइनस U बाई T, इसी को शुद्ध गणितीय समीकरण कहा जाता है। आप लोग को शुद्ध गतिकीय, गणितीय नहीं गतिकीय, गति का शुद्ध समीकरण ये ना है, A बराबर V माइनस U बाई T, और ये आप लोग 3 को पढ़े हैं, A बराबर V बराबर U प्लस A, S बराबर A T प्लस हाफ A T स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर T स्क्वायर प्लस 2A, ये शुद्ध समीकरण है, तो इसलिए इसको शुद्ध गतिकीय समीकरण कहा जाता है। आप लोग शुद्ध गतिकीय समीकरण पढ़े हैं, A बराबर V माइनस U बाई T, अर्थात यहाँ जहाँ जहाँ A होगा वहाँ हम लोग V माइनस U बाई T रख सकते हैं, या जहाँ V माइनस U बाई T होगा वहाँ हम लोग क्या रख सकते हैं A। तो यहाँ था V माइनस U बाई T, तो पूरे के जगह पर क्या रख दिए KMA, A बराबर KMA, की क्या के यहाँ पर क्या है तो K एक नियतांक है, K क्या है नियतांक यानी कि कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर हम दर्शा देते हैं K बराबर एक नियतांक, क्या है नियतांक, ठीक है ना। आज के का माने A बराबर M, A बराबर M, तो हम लोग क्या देखें, गति के प्रथम समीकरण से बल का परिभाषा, गति के प्रथम समीकरण से बल का परिभाषा, और गति के द्वितीय समीकरण से बल का सूत्र, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं बल बराबर क्या है, बल किसे कहते हैं, बल क्या है तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, ये मतलब क्या है, ये मतलब बल की तरफ P मतलब पापा का होता है, ये मतलब मामा का होता है ना, समझ में आ गया ना। ए मतलब मास एक द्रव्यमान, ए मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थात बल कौन राशि है, सदिश, कौन राशि है, सदिश। किसी को दिक्कत, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मतलब क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि F बराबर M A, F मतलब फोर्स यानी कि बल, M मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, A मतलब मास यानी कि द्रव्यमान, A मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल कौन राशि है, सदिश, कौन राशि है, सदिश। बल का जो मात्रक होता है, देखिए दो मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, अभी न्यूटन याद रखिए, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, बल कौन राशि है, सदिश, बल कौन राशि है, सदिश। अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहा है, वो बल कितना लगा रहा है इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे और उस वस्तु का त्वरण, और दोनों में गुना कर देंगे, और बाद में मात्रक क्या लगा देंगे न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, अतः कहा जा सकता है कि इतना न्यूटन उस वस्तु पर बल लगाया जाए। आप लोग को न्यूटन का द्वितीय गति नियम समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ा जाए।